भारत पाकिस्तान विभाजन के सबसे बड़े विलेन मोहम्मद अली जिन्ना, वो जिन्ना जिनकी विभाजन के बाद 1948 में ही मृत्यु हो गई, जिन्होंने भारत से अलग करके पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर खड़ा किया। पाकिस्तान उनका सपना था और इस सपने के पूरा होने के बस कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान में जिन्ना की बहुत रिस्पेक्ट है। अब वैसे तो दोस्तों जिन्ना बहुत जल्दी गुजर गए, लेकिन उनके बारे में बॉर्डर के दोनों तरफ कई तरह की बातें होती हैं। और आज मैं भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना की लाइफ से 4 अलग अलग बातें आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज्यादातर उम्र बॉम्बे में गुजार दी। उस वक्त मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। जिन्ना का दिल आ गया था अपने से आधी से भी ज्यादा छोटी उम्र की पारसी कन्या पर। यह कहानी है 1916 की। मुंबई की उमस भरी गर्मी से जिन्ना तंग थे। दार्जिलिंग में उनके पारसी मित्र दिनशॉ वाचा रहते थे। दिनशॉ ने जिन्ना से कहा, क्यों सड़ रहे हो बॉम्बे की उमस में, यहाँ आ जाओ, कुछ दिन राहत और सुकून मिलेगा। दिनशॉ खासे अमीर हुआ करते थे, टेक्सटाइल किंग थे। उनकी 16 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी, नाम था रतनबाई या फिर रुत्ती। जिन्ना को पहली नजर में ही रुत्ती से इश्क हो गया था। रुत्ती बिंदास, संभ्रांत, पढ़ी लिखी और रोमांटिक शिफॉन की साड़ियां पहनने वाली बेहद स्टाइलिश लड़की थी। मेम साहब का उनका लुक होता था पूरा। 14 साल की उम्र में ही जिन्ना का निकाह भी हो चुका था गुजराती लड़की इमी बाई से। लेकिन जब वो वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए, उसी के बाद इमी बाई चल बसी। अब जिन्ना की उम्र हो गई थी 40 साल। इतने सालों में पहली बार कोई उनके दिल पर छाप छोड़ सका था। सो दार्जिलिंग के खूबसूरत चाय के बागानों के बीच ये इश्क परवान चढ़ा। अब सवाल ये था कि जिन्ना अपने करीबी दोस्त दिनशॉ से उसकी बेटी का हाथ मांगे कैसे। वो 16 साल की थी, ये 40 साल के। दूसरा, वो पारसी थी और ये मुसलमान। सो जिन्ना ने स्मार्टली दिनशॉ से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है दोस्त, 2 अलग मजहब के लोगों में शादियां होनी चाहिए या नहीं। दिनशॉ तो मॉडर्न ख्यालों को मानते थे ही। बोले कि वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान को ये बंधन तोड़ने होंगे और इंसान को सिर्फ इंसान समझना होगा, ना कि मजहब में बांधना होगा। फिर क्या था, जिन्ना ने साफ कह दिया कि तब तो बढ़िया है, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर कल का दोस्त दिनशॉ आज जिन्ना का दुश्मन हो गया। इतना ही नहीं, कोर्ट से जाकर वो जिन्ना के खिलाफ स्ट्रेनिंग ऑर्डर भी ले आए। जिन्ना को जमकर खरी खोटी सुनाई, लेकिन जिन्ना और रुत्ती चोरी छिपे एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहे। रुत्ती को आजादी के राष्ट्रवादी आंदोलन में भी रोमांस नजर आता और जिन्ना तो भरपूर रोमांटिक लगते ही थे। कुछ ही महीने बाद उनका इश्क भी 18 बरस का हो गया, यानी रुत्ती बालिग हो गई। और अचानक एक दिन रुत्ती और जिन्ना गायब हो गए। उसी के साथ कलकत्ता में डेली स्टेट्समैन अखबार में 19 अप्रैल 1918 को एक विज्ञापन छपा। सर दिनशॉ पैंतीस की इकलौती बेटी मिस रतनबाई ने कल इस्लाम ग्रहण कर लिया है और आज एमए जिन्ना से उनकी शादी हो रही है। 20 अप्रैल 1918 को 18 साल की रुत्ती और 42 साल के जिन्ना का निकाह हो गया और मुंबई का पारसी समाज इससे हैरान रह गया। ये जोड़ा हर शाम मुंबई के मरीन ड्राइव में सूर्यास्त के वक्त देखा जाता। जिन्ना अपनी कन्वर्टेबल गाड़ी में पहुंचते, दोनों शाम में समुद्र किनारे टहलते और सूरज को डूबते हुए देखते। ये वक्त था सियासी उबाल का, लेकिन जिन्ना अपनी महबूबा और निकाह में मसरूफ रहे। और इसी के साथ साल 1915 में एक नए सियासी चेहरे ने एंट्री ली। गुजरात में जिन्ना के खानदानी घर से करीब 45 किलोमीटर दूरी पर पले बढ़े 45 साल के मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे और सत्याग्रह की फिलॉसफी लॉन्च कर दी। शरीफ अल मुजाहिद ने जिन्ना अ पोर्ट्रेट पब्लिश्ड इन द जिन्ना एंथोलॉजी में लिखा है कि जिन्ना किस तरह से रतनबाई के जादू में बंधे हुए थे। वो लिखते हैं कि जिन्ना ने जितना रतनबाई को प्यार किया था उतना किसी और को नहीं। रतनबाई की लिटरेचर और फाइन आर्ट्स में काफी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने जैसे जिन्ना के लिए एक नया संसार ही खोल दिया हो। उधर सियासी मोर्चे पर जिन्ना ने गांधी के सत्याग्रह पर सवाल नहीं उठाए। उसकी जगह उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन भी किया। सितंबर 1920 का वक्त था जब जिन्ना कांग्रेस की एक मीटिंग में अपना पक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हिंदुस्तानी अवाम इतनी पढ़ी लिखी है और इतनी समझदार है कि अपने आंदोलन को हर वक्त अहिंसक रख सकेगी। कांग्रेस के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाने का वक्त दिया जाना चाहिए। हालांकि जिन्ना के तर्कों को सराहा नहीं गया, उसकी तारीफ नहीं हुई। वैसे भी जिन्ना और गांधी का टकराव साफ नजर आने लगा था। जिन्ना को लगता था कि महात्मा गांधी ज्यादातर अपील हिंदुओं के लिए करते हैं। उनकी शाम की प्रार्थनाओं में भी रामायण की कहानियों के पात्रों की चर्चा की जाती थी।
गांधी आजाद भारत में राम राज्य की बातें करते थे, तो जाहिर है कि जिन्ना को ये ज्यादा पसंद आते नहीं थे। उन्हें कई बार गांधी के भाषण नाटक लगते थे। जिन्ना तब तक कट्टरवाद तरीकों और जिहाद के सख्त खिलाफ हुआ करते थे, और जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो जिन्ना भड़क उठे। खासकर साल 1920 की कांग्रेस की उसी बैठक का जिक्र किया जाता है जिसमें जिन्ना ने अपने भाषण में कई बार महात्मा गांधी की जगह उन्हें मिस्टर गांधी कहकर संबोधित किया। इसी बैठक में जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली को इज्जत के साथ मौलाना कहकर भी नहीं बुलाया। जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था, अगर आप मुझे इतनी आजादी भी ना दोगे कि मैं एक आदमी को जो जबान मुझे सही लगे उसी जबान में बुला सकूं, तो मैं कहूंगा कि आप जो आजादी मांग रहे हो वो खुद भी दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं हो। बस फिर क्या था, बैठक के बाद खलबली मच गई, हल्ला गुल्ला मच गया और जिन्ना को हूट किया जाने लगा। यह हंगामा आगे चलकर इतना बढ़ा कि जिन्ना को मंच से उतरकर जाना पड़ गया। जिन्ना ने राजनीति में धर्म को शामिल करने के लिए महात्मा गांधी को कभी माफ नहीं किया, लेकिन गांधी की कांग्रेस और बड़ी और मजबूत होती गई। जिन्ना सिर्फ मुस्लिम नेता की तरह सिमटते चले गए। 1920 के बाद मुस्लिम लीग भी कई हिस्सों में बंट गई और जिन्ना का जलवा लगभग खत्म हो गया। जाहिर है कि सियासी जीवन में भूचाल का असर उनकी निजी जिंदगी में भी पड़ा। उनकी पत्नी रुत्ती ने जिस जिन्ना से इश्क किया था वो खुद एक तूफान था, राष्ट्रवादी हीरो था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। रुत्ती डिप्रेशन में चली गई, अफीम की लत लग गई उन्हें, आंतों में इन्फेक्शन हो गया। पति पत्नी की उम्र का फासला जो नहीं दिखता था वो अब दिखने लगा। जिन्ना ने एक दोस्त से यहां तक कहा कि इसने मुझे पागल कर दिया है। वो एक बच्ची थी और मुझे एक बच्ची से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। साल 1928 आते आते जिन्ना का इश्क रुत्ती जिन्ना अपनी 8 साल की बेटी दीना और बॉम्बे का घर छोड़कर होटल ताज महल के कमरे में शिफ्ट हो गई। अगले ही साल अपने ही जन्मदिन वाले दिन ही उनकी उसी होटल में मौत भी हो गई। जिन्ना की बेटी दीना हमेशा कहती रही कि मेरी माँ ने खुदकुशी की। अपनी बीवी के जनाजे में जिन्ना फूट फूट कर रोते रहे। अब उनके पास भारत में रहने की कोई वजह नहीं बची थी। मुस्लिम लीग पूरी तरह से बिखर चुकी थी, 2000 से भी कम मेंबर रह गए थे। कर्जदारों ने पार्टी की संपत्ति कुर्क कर ली थी। 1931 में जिन्ना ने बेटी दीना और अपनी बहन फातिमा के साथ हिंदुस्तान को छोड़ दिया। इश्क और सियासत में नाकामी का ठप्पा लिए वो लंदन चले गए। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, एक भारत के पीएम। Long years ago, we made a tryst with destiny. और दूसरे पाकिस्तान के कायदे आजम। आजाद है, आजाद है। एक भारत की आजादी के लिए लड़े तो दूसरे ने पाकिस्तान की ऐसी जिद पकड़ी कि भारत का विभाजन कराकर ही दम लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि कांग्रेस में एक साथ काम करते हुए भी नेहरू और जिन्ना एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक तरफ जहां जिन्ना कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे नेहरू को नीचा दिखाने का, तो वहीं नेहरू जिन्ना से इतने तंग आ गए थे कि 1943 में आजादी से 4 साल पहले ही नेहरू उन्हें उनका पाकिस्तान देने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, जिन्ना और नेहरू के दुश्मनी की शुरुआत होती है तब से जब से जिन्ना ने साल 1920 में कांग्रेस का दामन छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और एक अलग पाकिस्तान की डिमांड को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। जिन्ना और नेहरू दोनों ने कांग्रेस में 8 साल तक साथ में काम किया था। एक तरफ से नेहरू जो इस विचार का हमेशा से विरोध कर रहे थे कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से अलग हैं। उनके लिए हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का आपस में मिलना जुलना ही भारत की असली पहचान थी। उनकी नजर में भारत अमेरिका की तरह था जिसमें हर अलग संस्कृति को अपने आप में आत्मसात करने की, एब्जॉर्ब करने की गजब की कैपेसिटी थी। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा उन्हें ठीक लगता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ से जिन्ना जो उनकी सोच से बिल्कुल उल्टा काम कर रहे थे। जाहिर है कि एक म्यान में 2 तलवारें रह नहीं सकती थी और यहीं से दोनों के बीच में डिफरेंसेस की शुरुआत होती है। दोनों के बीच में जान पहचान तो 30 सालों से थी, लेकिन जब 40 का दशक आया तब दोनों के बीच में डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। इस दूरी में दोनों ने एक दूसरे को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें भी कही। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो नेहरू को जेल में डाल दिया गया। जेल में रहने के दौरान नेहरू ने अपनी जेल डायरी में लिखा, मुस्लिम लीग के नेता एक सभ्य दिमाग के अभाव का जीता जागता उदाहरण है। अब जहां नेहरू ने यह लिखा वहीं जिन्ना ने भी उनको कुछ ऐसा ही जवाब दिया। एक भाषण में जिन्ना ने कहा,
इस युवा नेता की भारत की आध्यात्मिक एकता और सभी समुदायों के बीच भाईचारे की सोच में बुनियादी गड़बड़ है। नेहरू उस पीटर पैन की तरह हैं जो ना तो कोई चीज सीखते हैं और ना ही किसी पुरानी चीज को छोड़ते हैं। यही नहीं दोस्तों, साल 1943 में जिन्ना से नेहरू इस कदर नफरत करने लगे थे कि आजादी से 4 साल पहले ही उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा कि जिन्ना को अपने छोटे से देश को चलाने देने का फायदा यह होगा कि वो भारत के डेवलपमेंट में रोड़े कम अटकाएंगे। वैसे ये बात उन्होंने अपनी जेल डायरी में सलाह के तौर पर लिखी थी। अभी तक ये बात ओपनली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। अब लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जिन्ना ने नेहरू का अपमान करने का कोई मौका छोड़ दिया। आजादी से पहले हुई लंदन कॉन्फ्रेंस में भारत के रक्षा मंत्री रहे बलदेव सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि जिन्ना ने उनके सामने मेज पर पड़ी माचिस की डिबिया दिखाते हुए कहा था कि अगर मुझे इसके बराबर भी पाकिस्तान मिले तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। जिन्ना ने कहा था कि अगर आप सिखों को मुस्लिम लीग के साथ आने के लिए मना लें तो हमारे पास एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा जिसके दरवाजे दिल्ली में खुलेंगे। जाहिर तौर पर नेहरू की सोच को तोड़ने के लिए जिन्ना बलदेव सिंह को अपनी तरफ मिलाना चाह रहे थे, जो कि आगे चलकर हो नहीं पाया। इस तरह से दोस्तों आजादी के पास तक दोनों के बीच में एक ऐसी खाई बन गई जिसे भर पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें एक करने की कभी कोई कोशिश ही नहीं हुई। लॉर्ड माउंटबेटन से पहले भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। उन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन सरकार में नेहरू और जिन्ना कुछ महीनों तक अगर एक साथ काम कर लेंगे तो उनके बीच एक तरह की समझ या एक तरह की सूझबूझ पैदा हो सकती है। उसी को ध्यान में रखकर वेवेल ने अपनी इंटरिम गवर्नमेंट में नेहरू के नेतृत्व में 6 कांग्रेसियों, 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों और 3 छोटे अल्पसंख्यक समूहों के नुमाइंदों को मनोनीत किया था। वो भी चाहते थे कि आजादी से पहले ही दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो कम हो जाएं। इसके लिए 15 अगस्त 1946 को खुद नेहरू ने जिन्ना से मिलने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन जिन्ना ने नेहरू को इसका जवाब दिया कि अगर आप ये उम्मीद पाले हुए हैं कि मैं कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में काम करूंगा तो इसका ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसके बाद भी जब नेहरू जिन्ना से मिलने पहुंचे तो जिन्ना ने उन्हें काफी देर तक इंतजार कराया। शाम को 6 बजे जाकर जिन्ना और नेहरू मिले। इस मीटिंग का जिक्र लॉर्ड वेवेल ने अपनी आत्मकथा में किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दोनों में ही इस मीटिंग को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं था और आखिर में यह मीटिंग जो कि करीब 80 मिनट तक चली थी, इसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला। लॉर्ड वेवेल के बाद माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गए। वो नेहरू को पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया को लेकर नेहरू से कई बातें डिस्कस की। जिन्ना के बारे में भी दोनों के बीच में जाहिर तौर पर है कि बातें हुई थी। कैम्बेल जॉनसन अपनी बुक माउंटबेटन में लिखते हैं कि नेहरू ने कहा जिन्ना के बारे में सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक व्यक्ति के रूप में उन्हें काफी देर से यानी 60 साल की उम्र पार कर जाने के बाद कामयाबी मिली है। इससे पहले भारतीय राजनीति में उनकी कोई खास हैसियत नहीं थी। वो ज्यादा अच्छे तो थे नहीं, पर कामयाब वकील जरूर थे। उनकी कामयाबी का रहस्य उनकी इस कैपेसिटी में निहित है कि वो लगातार निगेटिव रवैया अपनाए रह सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि तब नेहरू का रिएक्शन कैसा था जब जिन्ना को महात्मा गांधी ने ऑफर दिया था इंडिया का पीएम बनाने के लिए। सही सुना दोस्तों, 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 1947 तक गांधी जी ने माउंटबेटन से 5 बार बातचीत की थी जिन्ना को पीएम बनाने के लिए। माउंटबेटन लिखते हैं कि गांधी जी के इस ऑफर को देखकर वो चौंक गए थे। जब मैंने उनसे ही पूछ लिया कि इस पेशकश पर जिन्ना क्या कहेंगे, तो गांधी का जवाब था कि अगर आप उन्हें बताएंगे कि यह फॉर्मूला मैंने तैयार किया है, तो उनका जवाब होगा उस धूर्त गांधी ने तैयार किया था। बहरहाल गांधी की यह पेशकश जिन्ना को फिर आगे चलकर कभी बताई ही नहीं गई। इसी बात को जिन्ना की आत्मकथा लिखने वाले एक हिस्टोरियन स्टैनली वॉलपॉट ने भी कंफर्म किया। इसमें वो बताते हैं कि जब माउंटबेटन ने इस बारे में नेहरू से बात की थी तो उनको यह जानकर बहुत ज्यादा ठेस लगी कि उनके महात्मा उनकी जगह कायदे आजम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हुए हैं। गांधी जिन्ना को अच्छी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि इस तरह का प्रस्ताव जिन्ना को शायद पिघला सकता था, लेकिन नेहरू ने माउंटबेटन से कहा कि यह सुझाव, ये सलाह बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इस तरह से जिन्ना और नेहरू कभी भी एक पेज पर नहीं आ सके, जिसके पीछे विचारधारा का बिल्कुल अपोजिट होना एक बहुत बड़ी वजह थी। 29 अगस्त 1947 को गवर्नमेंट हाउस में उनकी और नेहरू की दूसरे पाकिस्तानी और भारतीय नेताओं के साथ आखिरी मुलाकात हुई।
ये दोनों के बीच में आखिरी मुलाकात थी और इसके 1 साल और 13 दिनों बाद जिन्ना का निधन हो गया। इस वीडियो को मैं एक बेहद इंटरेस्टिंग इत्तेफाक के साथ खत्म करूंगा, जो कि राजमोहन गांधी सरदार पटेल की जीवनी में लिखते हैं। 11 सितंबर 1948 को, जिस दिन जिन्ना का निधन हुआ था, जब उन्हें कब्र में लिटाया जा रहा था, तब नेहरू ने अपने कमांडरों को हैदराबाद की तरफ मार्च करने का आदेश दिया था, उस हैदराबाद की तरफ जिसके लिए जिन्ना चले गए थे यूएन तक। तो दोस्तों, ये बात एक इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन जिन्ना और नेहरू की लड़ाई कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि दो मुल्कों के सबसे बड़े नेताओं की लड़ाई थी। 1947 में जब सरदार पटेल पूरे देश को एक करने में लगे हुए थे, तब एक रियासत ऐसी थी जिसको पाने के लिए जिन्ना इस तरह से अड़ गए थे कि उसके बदले में कश्मीर तक देने के लिए तैयार थे। वही कश्मीर जिसके लिए आज तक पाकिस्तान भारत से लड़ने को तैयार बैठा रहता है। इस रियासत का मामला ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस तक ले जाने की नाकाम कोशिश रही और अंत में सरदार पटेल ने इसको अपने कब्जे में कर लिया। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला था। उन्होंने अपने कब्जे वाले हिस्से तो भारत को सौंप दिए, लेकिन उन 565 रियासतों को अपने हाल पर छोड़ दिया, जो कि अंग्रेजों के संरक्षण से चल रही थी। अंग्रेजों ने इन सब को यह अधिकार दे दिया था कि वो चाहे तो भारत में रहें, चाहे तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, और अगर चाहें तो अपने आप को आजाद ही रहने दें। इनमें से एक रियासत थी हैदराबाद, जहां निजाम का शासन चलता था। हैदराबाद देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मुस्लिम रियासतों में से एक हुआ करती थी और इस रियासत के कर्ता धर्ता मीर उस्मान अली करीब 37 सालों से यहाँ के निजाम थे। इस दौरान वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे। एक एस्टिमेट के हिसाब से उनकी दौलत करीब 250 अरब डॉलर थी। इस दौलत में सोने और हीरो के जवाहरात तो शामिल थे, साथ ही 20 करोड़ डॉलर का जैकब हीरा भी था, जिसे निजाम पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। जिन्ना इस बात को जानते थे कि हैदराबाद सबसे अमीर रियासत है, इसीलिए वो किसी भी हालत में इसे पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। यहां तक कि इसके लिए वो कश्मीर तक को कुर्बान करने को तैयार थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो सारी रियासतें तो भारत के साथ विलय को तैयार हो गई, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 रियासतें इससे बाहर रह गईं। आगे चलकर जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 और जूनागढ़ का 20 फरवरी 1948 को भारत में विलय हो गया। लेकिन हैदराबाद रियासत के निजाम ने किसी भी कीमत पर भारत में विलय के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और खुद को स्वतंत्र रहने का ऐलान कर दिया। अब भारत की समस्या यह थी कि हैदराबाद काफी बड़ी रियासत थी। यह रियासत 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैली हुई थी और इसमें आज के तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटका का भी कुछ हिस्सा शामिल था। अब अगर ये भारत में नहीं मिलती तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक दूसरा देश खड़ा हो जाता। तब ऐसा होता कि भारत देश को चलाना एक असंभव काम हो जाता। शायद इसीलिए सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत के पेट में कैंसर कहा था। इसलिए भारत के लिए ना तो वो भौगोलिक रूप से और ना ही सांस्कृतिक रूप से और ना ही राजनीतिक रूप से ये पॉसिबल था कि हैदराबाद देश के बीचों बीच एक नासूर की तरह बना रहे। उधर निजाम को यह डर था कि अगर भारत में मिल गए तो उनकी शान और शौकत ना चली जाए। अपनी आजादी को इंश्योर करने के लिए सबसे पहले उन्होंने फेमस ब्रिटिश वकील सर वॉल्टन मॉन्कटन को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के पास भेजा। मॉन्कटन ने माउंटबेटन से कहा कि अगर भारत ने ज्यादा प्रेशर डाला तो हैदराबाद पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। लेकिन निजाम इस धमकी तक रुके नहीं। उन्होंने जिन्ना पर भरोसा दिखाया और उन्हें हैदराबाद के सपोर्ट के लिए एक मैसेज भेजा। पहले तो जिन्ना ने मना किया, लेकिन फिर वो हैदराबाद के समर्थन में खड़े हो गए और उनके पक्ष में बयान देने लगे। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में कहते हैं कि जिन्ना ने निजाम के साथ खड़े होकर कहा कि अगर कांग्रेस ने हैदराबाद पर कब्जे की कोशिश की तो भारत का हर एक मुसलमान भारत की पुरानी रियासत को बचाने के लिए एक होकर उसे बचाएगा। लेकिन निजाम की अपनी खुद की जनता, जो 1920 से ही उनके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, वो इसके लिए तैयार नहीं थी। इसमें किसान और तेलुगु बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा आगे थे। असल में हैदराबाद की 40% खेती पर या तो निजाम या फिर उनके करीबी जागीरदारों का कब्जा था। बाकी की 60% जमीन पर सरकार अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाती थी, जिसमें कि जमींदारों की मनमानी चलती थी। किसानों से जमीन छीन ली जाती थी, जबरन मजदूरी कराई जाती थी और कई बार तो ये बात हैरेसमेंट तक भी पहुंच जाती थी। इसीलिए 1920 के दशक से किसानों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे और उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी और आंध्र जन संघम नाम की पार्टी खड़े हो गए।
आंध्र जन संघम पार्टी तेलुगु भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन चला रही थी। उनकी मांगे थी कि तेलुगु भाषा को प्रमोट किया जाए और उनके लिए स्कूल और कॉलेज खोले जाए, क्योंकि हैदराबाद में उर्दू बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था उस पर। 1930 के दशक में यह पार्टी किसानों से जुड़ी और तेलुगु भाषा के साथ ही लैंड रेवेन्यू रेट को घटाने और जबरन मजदूरी को बैन करने के लिए भी आंदोलन चलाने लगी। फिर इसने अपना नाम बदल लिया, आंध्र महासभा कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ गई। इस बीच वायसराय के बीच में पड़ने पर भारत और निजाम के बीच नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके तहत निजाम को अपनी विदेश नीति भारत के हवाले करनी थी और उन्हें किसी दूसरे देश से सीधे तौर पर संबंध नहीं रखना था। यानी कि निजाम अब दूसरे देशों से मदद नहीं ले सकते थे, लेकिन रियासत को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने ब्रिटिश संसद से राष्ट्रमंडल में शामिल होने की मांग की, लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि हैदराबाद तो अभी भी एक रियासत है, वो देश तो है नहीं, इसलिए उसे राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। अब निजाम को लगने लगा था कि पटेल कभी भी हैदराबाद के विलय के लिए कड़े कदम उठा सकते हैं और शायद जंग भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने हथियार जमा करने शुरू किए। निजाम के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल एल एद्रूस ने अपनी किताब हैदराबाद ऑफ द सेवन लव्स में लिखा है कि निजाम ने उन्हें खुद हथियार खरीदने के लिए यूरोप भेजा था, लेकिन उन्हें किसी ने हथियार नहीं दिए, क्योंकि हैदराबाद तब तक एक रियासत ही थी, कोई आजाद देश नहीं था। फिर लंदन में निजाम के एक एजेंट जनरल मीर नवाज जंग ने एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी सिडनी कॉटन को हथियारों की सप्लाई के लिए मना लिया। इधर नवाब हथियार जमा कर रहे थे, उधर हैदराबाद की ज्यादातर जनता ने बगावत कर दी थी। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किताब में बिपिन चंद्रा बताते हैं कि 7 अगस्त 1947 से हैदराबाद कांग्रेस ने जहां सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने किसान आंदोलन के जरिए निजाम की पॉलिसीज के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। निजाम की जनता बगावत के मूड में थी, लेकिन निजाम के पास अभी भी एक उम्मीद बाकी थी, और ये उम्मीद थे कासिम रिजवी, जो मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन नाम का एक रेडिकल इस्लामिक ग्रुप चलाते थे। वो हैदराबाद के मुसलमानों को भड़काते थे और इसके दम पर राजाकर नाम से एक पैरामिलिट्री खड़ी की। इस सेना ने आंदोलनों को दबाने में निजाम की बहुत मदद की थी। हिस्टोरियन एजी नूरानी कहते हैं कि कासिम रिजवी के तेज तर्रार भाषणों ने निजाम हैदराबाद को इतनी झूठी उम्मीदें बना रखी थी कि वो ये सोचने लगे थे कि एक दिन निजाम का झंडा दिल्ली के लाल किले पर लहराएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उनके प्लान के सामने पटेल खड़े थे। उन्हें निजाम के हथियार जमा करने की खबर लग चुकी थी, इसीलिए उन्होंने जून 1948 में पीएम जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर में लिखा कि अब टाइम आ गया है कि जब निजाम को ये कहा जाए कि हैदराबाद में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, या फिर भारत में विलय से कम उन्हें कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अभी भी निजाम ने हार नहीं मानी थी। वो अपना मामला लेकर संयुक्त राष्ट्र तक चले गए। यूएन ने 16 सितंबर को सुनवाई की डेट रखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनवाई से 3 दिन पहले ही, यानी 13 सितंबर 1948 के दिन ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया। 5 दिनों तक चली इस कार्रवाई में 1373 राजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी मारे गए, अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। और इस तरह से हैदराबाद की कोशिशों के बावजूद, जिन्ना की बहुत सारी कोशिशों के बावजूद, निजामशाही खत्म हो गई और हैदराबाद रियासत देश का हिस्सा बन गई। 11 सितंबर 1948 पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बिस्तर पर लेटे हुए थे। तबीयत बेहद नासाज थी। जिन्ना लगभग बेहोशी की हालत में थे, हाथ तक नहीं उठा पा रहे थे। पास में उनकी बहन फातिमा जिन्ना डॉक्टर से पूछ रही थी कि उनकी तबीयत कब तक सुधरेगी। डॉक्टर ने देखा कि जिन्ना की हालत बेहद खराब है, लेकिन फिर भी जिन्ना का इलाज किए बिना वो वहां से चला गया। करीब 2 घंटे बाद जिन्ना ने आंखें खोली, अपनी बहन को पास बुलाया और कहा, फाती, खुदा हाफिज। जिन्ना ये कहते ही चल बसे। पाकिस्तान को बनाने वाले जिन्ना पाकिस्तान को बड़ा होते नहीं देख पाए थे, लेकिन असली तमाशा उनकी मौत के बाद हुआ था। जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया। जिन्ना के आखिरी दिनों में पाकिस्तान ने उन्हें बदहाल करके छोड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा था? वो कौन सा ऐसा सच था जिसे पाकिस्तान नहीं चाहता था कि उसकी जनता को पता चले? और आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान ने अपने ही कायदे आजम को बुरी हालत में छोड़ दिया था? जिन्ना जब पाकिस्तान गए थे तो उससे पहले ही उनकी तबीयत बेहद नासाज हो गई थी।
एक लंबे अरसे से उन्हें टीबी था, लेकिन इसके बावजूद वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सके। इसी वजह से आगे चलकर उन्हें टीबी के साथ साथ फेफड़े का कैंसर भी हो गया, लेकिन इसकी भनक उन्होंने बहुत दिनों तक किसी को भी लगने नहीं दी थी। वो पार्टीज में शिरकत करते, बकायदा सूट बूट पहनकर लोगों से मिलते। उनकी बहन फातिमा को भी इसके बारे में बेहद बाद में पता चला था। जिन्ना कहते थे कि पाकिस्तान का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, उनके बीमार रहने से मुल्क को खड़ा करने में दिक्कतें आएंगी, इसलिए वो जब चल पाने की हालत में भी नहीं होते थे तब भी सूट बूट में तैयार होने की जिद करते थे। लेकिन जो जिन्ना अपने बनाए मुल्क के लिए इतने डेडिकेटेड थे, नया मुल्क मिलते ही उस मुल्क के हुक्मरानों ने ही उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। पाकिस्तान में आज भी जिन्ना की मौत को एक साजिश मानने वाले कई लोग हैं। कई लोगों का मानना है, खुद उनकी बहन फातिमा जिन्ना का, कि पाकिस्तान ने देश बनने के बाद उनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। वजह थे खुद जिन्ना और उनके काम। असल में जिन्ना की पूरी पर्सनैलिटी, उनकी पूरी लाइफ को अगर आप उठाकर देखोगे तो वो दोहरेपन का शिकार थी। जिन्ना जब पाकिस्तान की मांग उठा रहे थे और उसकी जिद पर अड़ गए थे, तब इसका मतलब यह था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। जब तक पाकिस्तान नहीं बना, जिन्ना ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। हर उस हिस्से को मिलाने की कोशिश की जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो। लेकिन इससे उलट अपनी पर्सनल लाइफ में जिन्ना ऐसे नहीं थे। वो शायद ही धार्मिक कट्टर थे या फिर इस्लाम की बातों को मानते थे। उन्होंने अपनी दूसरी शादी किसी मुस्लिम से नहीं की, बल्कि एक पारसी लड़की रतनबाई से की। जहां इस्लाम में सुअर का मांस मना था, उसे वो चाव से खाते थे। शराब इस्लाम में हराम थी, तो उसे वो शौक से पीते थे। यहां तक कि कई लोग कहते थे कि वो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते थे। यही नहीं, साल 1947 में 11 अगस्त के दिन उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसमें यह साफ हो गया कि पाकिस्तान को बनाने की उनकी जिद भले ही रही हो, लेकिन जैसा सपना उन्होंने लोगों को दिखाया मुसलमानों का एक देश होगा, वो खुद उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। इस स्पीच में उन्होंने कहा था, आप आजाद हैं, आजाद हैं। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आज ऐसी बातें अगर कोई पाकिस्तान में करता तो शायद उसे सूली पर टांग दिया जाता। लेकिन जिन्ना तो जिन्ना थे। पाकिस्तान बन ही उनकी बदौलत रहा था, इसलिए सबने उनकी सुन ली। लेकिन मुस्लिम लीग के इस स्पीच के बाद हाथ पांव फूल गए थे। जिन्ना के ये विचार इस्लामिक कम और सेकुलर ज्यादा थे। इस भाषण को छिपाने की खूब कोशिश हुई। जिन्ना की विचारधारा के सेकुलर हिस्से को कहीं कोई प्रचार प्रसार मिले, इसके लिए मुस्लिम लीग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जिन्ना की मौत के बाद भी ये कोशिश चलती रही कि उनकी इस स्पीच के हिस्से को ना बताया जाए। लेकिन जिन्ना सिर्फ यहीं तक नहीं रुके थे। एक और भाषण में उन्होंने ये कहा था, पाकिस्तान भले ही इस्लामिक रिपब्लिक हो, लेकिन हमने बस मुसलमानों के लिए नहीं बनाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहां सबके बराबर अधिकार होंगे, जहां मजहब देखकर या फिर आपकी चमड़ी का रंग देखकर या आपकी आर्थिक स्थिति देखकर आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां सबके समान अधिकार होंगे। अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक तौर तरीके मानने, उनके मुताबिक जीने की पूरी छूट होगी। कई लोग हैं जो कहते हैं कि जिन्ना की एक उदार मुसलमान की छवि ही उन्हें आखिर में ले डूबी। पाकिस्तान हुकूमत ने उनकी छवि को छिछला कर दिया था। लिबरल जिन्ना को हर जगह कट्टर दिखाने की कोशिश की गई। इस बात को झूठ साबित करने की खूब कोशिश हुई कि वो पोर्क यानी सुअर का मांस या फिर शराब का सेवन नहीं करते थे। आगे चलकर जियाउल हक ने तो ये तक साबित करने की कोशिश की कि 11 अगस्त को जो स्पीच दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, उस वक्त जिन्ना होशो हवास में ही नहीं थे। जिन्ना के यही लिबरल विचार थे जिनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान में आखिरी समय में बेहद कम तवज्जो मिली। फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस दिन जिन्ना की मौत हुई थी, उस दिन जिस एम्बुलेंस से उन्हें ले जाया जा रहा था, वो रास्ते में ही बंद हो गई। पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जिन्ना की दूसरी एम्बुलेंस आई और उन्हें उस एम्बुलेंस से ले जाया गया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ये जानने के बाद भी कि जिन्ना की हालत बेहद खराब है, कायदे आजम की तबीयत बहुत खराब है, वो बिना इलाज किए चले गए। जिन्ना ऐसे ही घंटों बेहोश पड़े रहे और ऐसे ही कई घंटे बेहोश रहने के बाद उनकी मौत हो गई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था।
लेकिन असली कहानी अभी नहीं, उनकी मौत के बाद शुरू हुई। जिन्ना की मौत के बाद उनकी पहचान को छिपाने की कोशिश की गई। उनके एक सच को बाहर आने से रोका गया। इस सच को बाहर आने से रोकने के लिए उनका अंतिम संस्कार एक नहीं बल्कि दो बार किया गया। पहला अंतिम संस्कार उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने कराया, दूसरा पाकिस्तानी हुकूमत ने कराया। पहले फातिमा और जिन्ना के करीबियों ने मिलकर चुपके चुपके उनका अंतिम संस्कार किया। जिन्ना की लाश को गुसल करवाया गया। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल के उसी बंगले में जहां जिन्ना ने आखिरी सांस ली थी, उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। उस वक्त बेहद कम लोग ही वहां पर मौजूद थे जिन्ना के पास। इसके बाद फातिमा ने जिन्ना की लाश पाकिस्तान सरकार को सुपुर्द कर दी। लेकिन ऐसा क्या सच था जो पाकिस्तान सरकार छिपाना चाहती थी? दरअसल पाकिस्तान की जनता को सरकार ये नहीं पता लगने देना चाहती थी कि जिन्ना एक शिया मुसलमान है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमान सुन्नी थे। इसीलिए फातिमा जिन्ना ने पहले तो जिन्ना का अंतिम संस्कार शिया रवायतों के आधार पर किया, गुपचुप तरीके से कराया गया। लेकिन जिस ऑफिशियल अंतिम संस्कार को दुनिया ने देखा, सुन्नी रवायतों से हुआ था वो संस्कार। इस तरह जिन्ना को सरकार ने उनकी अपनी रस्मों से भी विदा नहीं किया। इसे जिन्ना का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा बंगला छोड़ दिया, हिंदुस्तान को छोड़ दिया, मरने की हालत होने तक काम किया। बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में जिन्ना के साथ पाकिस्तान ने वही सलूक किया जो एक नेता की मूर्ति बनाने के बाद होता है। जिन्ना को कायदे आजम बनाया गया। नोटों पर गांधी जी की तरह जिन्ना की भी तस्वीरें छाप दी गई। लेकिन जिन्ना, उनके विचारों को पाकिस्तान की आवाम से दूर रखा गया। उनकी इमेज ऐसी बनाई गई जिसमें वो कट्टर थे। जिस स्पीच में इस्लाम का जिक्र था उसे रखा गया और जिसमें नहीं था उसे छोड़ दिया गया। हालांकि इसमें जिन्ना भी कहीं ना कहीं कसूरवार तो थे। जो खाई खोदता है उसमें अक्सर गिर जाता है। जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी को अपनाया था और इस थ्योरी के नुकसानों ने उनको भी नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि जिन्ना के अंतिम संस्कार को 2 बार क्यों किया गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर